इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई जानकारी यह मिली है कि आफताब का जो पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ उसमें यह पर्दाफाश हुआ है कि चाइनीज चाकू से उसने श्रद्धा को मारा था। ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि चाइनीज चाकू का इस्तेमाल किया था आफताब ने और उसी के जरिए श्रद्धा के टुकड़े किए थे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की यह खबर है और आनंद तिवारी ने बताया कि मर्डर के बाद फोन भी फेंका था। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें अब ये पर्दाफाश हुआ है। आफताब ने नार्को टेस्ट में बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले उसके हाथ के टुकड़े किए थे। आफताब ने बताया कि उसने चाइनीज चाकू से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। तो चाइनीज चाकू जो बाकायदा उसने टुकड़े करने के लिए ही खरीदा था। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, पोस्ट नार्को के बाद ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है और क्या क्या बातें निकल करके सामने आई हैं? जी देखिए जसप्रीत, जिस तरह से नार्को टेस्ट किया गया था उसमें आफताब ने वो तमाम सच बताए हैं जिसकी जरूरत पुलिस को थी और पुलिस वो जानना चाह रही थी। 30 से 40 सवालों में उसने बताया कि उसने चाइनीज चाकू से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और उसने बताया कि सबसे पहले उसने श्रद्धा के हाथ के टुकड़े किए और उन्हें पॉलिथीन के अंदर पैक करके फ्रिज के अंदर रखा। उसने ये भी बताया नार्को टेस्ट में कि जब उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को काटा, उसके बाद जो उसका मोबाइल फोन था उसको लेके वो सबसे पहले मुंबई पहुंचा था और जब उससे मुंबई पुलिस वहां पर पूछताछ करी थी, उसके पिता ने जो शक जाहिर करा था श्रद्धा के, उस वक्त भी आफताब के पास श्रद्धा का मोबाइल फोन था और उसके बाद उसने उसे चलती ट्रेन से समंदर में फेंकने का दावा किया था। हालांकि पुलिस को वो मोबाइल फोन मिलना एक बड़ी चुनौती, क्योंकि पुलिस कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी उस मोबाइल फोन को नहीं तलाश पाई है। तो नार्को टेस्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो आफताब लगातार किए उसने और उसके आधार पर पुलिस अपनी चार्जशीट और केस डायरी जो है वो तैयार कर रही है। बिल्कुल, केस डायरी आनंद पुलिस तैयार कर रही है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है इन खुलासों के बाद, इन पर्दाफाश के बाद कि पुलिस की राह आसान हो गई है आफताब को सजा दिलाने के लिए। ये देखिए पुलिस की राह बहुत आसान हो गई है। पुलिस के लिए बस अब एक चुनौती बचा है कि जो बॉडी पार्ट्स को जो CFSL भेजा गया है उनकी DNA सैंपलिंग की रिपोर्ट आ जाए। अगर वो श्रद्धा के पिता से मैच कर जाती है तो एक पुलिस के लिए बड़ी जीत होगी कोर्ट में आफताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने की, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत जो है वो DNA रिपोर्ट ही है कि जो शव के टुकड़े बरामद हुए हैं वो आखिर श्रद्धा के हैं या नहीं है। अगर वो DNA रिपोर्ट मैच कर जाएगी तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस है वो अपना दावा मजबूती से रख सकती है। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने ब्रेक की है कि पोस्ट नार्को के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है कि आफताब ने चाइनीज चाकू का इस्तेमाल किया था और सबसे पहले श्रद्धा के हाथ के टुकड़े किए थे। दिल्ली आबकारी घोटाले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस की एमएलसी के कविता को सीबीआई ने समन भेजे हैं। सीबीआई ने 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे के कविता को हैदराबाद या फिर दिल्ली में पेश होने को कहा है। हालांकि के कविता ने सीबीआई अधिकारियों से कहा कि वो 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपने आवास पर उनसे मिल सकती है। इस बीच शाहरुख खान मक्का में उमरा करने पहुंचे। वो सऊदी अरब में निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ अपनी नई फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग पूरी होते ही शाहरुख खान हज की तरह होने वाली उमरा जैसी तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी अरब के मक्का पहुंच गए। उमरा करने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें वो ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ों में नजर आए। कोरोना से बचाव के लिए शाहरुख खान ने मास्क भी पहना हुआ था। डंकी फिल्म अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी। गुजरात में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। गुजरात की 93 सीट के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी का प्रचार अभियान खत्म हो गया। पीएम ने गुजरात में 31 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो भी किए। गुजरात में 89 सीट के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। उधर पाकिस्तान और तालिबान में बढ़ रहे तनाव के बीच अफगानिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की पहल की है। खबर है कि अफगानिस्तान में ठप पड़े भारत के 20 प्रोजेक्ट फिर शुरू किए जा सकते हैं, जिसके लिए अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को सीधी पेशकश की है। अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के हाथ में आते ही भारत के वहां चल रहे प्रोजेक्ट ठप पड़ गए थे। कई प्रोजेक्ट तो केवल इसलिए रुके थे क्योंकि अफगानिस्तान का भविष्य ही धुंधला दिखने लगा था। भारत के केवल प्रोजेक्ट्स ही बंद नहीं हुए थे, बल्कि काबुल में भारत का दूतावास भी बंद हो गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद भारत के दूतावास को शुरू कर दिया गया। अब अफगानिस्तान की सरकार ने ही भारत को रुके हुए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऑफर दिया है।
उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत पहल करता है तो अफगानिस्तान की सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से भारत को दिया गया ये ऑफर पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच पिछले कुछ महीनों से तलवारें खिंची हैं, जबकि कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान ही तालिबान का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता था, जिसकी मदद से तालिबान एक लंबी लड़ाई लड़कर सत्ता पर काबिज हो पाए। लेकिन अब तालिबान को पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त गरीबी और बेरोजगारी से लड़ना है। तालिबान जानते हैं कि इसके लिए काम धंधे बढ़ाने होंगे और कारखाने लगाने होंगे। पाकिस्तान के लिए उनके लिए इस चुनौती से निपटना मुश्किल नहीं, लेकिन उनकी नजर सिर्फ भारत पर है। माना जा रहा है कि अगर भारत ने अपने रुके हुए प्रोजेक्ट फिर शुरू कर दिए तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था करवट बदल सकती है। इसीलिए अब तालिबान भारत की परियोजनाएं शुरू कराने के लिए बेताब है। यहाँ तक कि तालिबान तो भारत को सुरक्षा का भरोसा भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में एंट्री कर ली तो तालिबान को कूटनीतिक फायदा भी होगा। तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में मदद मिलेगी, जिससे उसका रास्ता आसान हो जाएगा। $200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिंकी ईरानी की दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। इधर IIT गुवाहाटी के इतिहास में पहली बार किसी छात्र को नौकरी का सबसे बड़ा पैकेज मिला। IIT गुवाहाटी में पढ़ने वाले एक छात्र को सालाना 2 करोड़ 40 लाख रुपए तनख्वाह का ऑफर मिला, जिसे एक विदेशी कंपनी ने उसे दिया। IIT गुवाहाटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी छात्र को सालाना 2 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह का ऑफर मिला हो। विदेश की कंपनी ने IIT गुवाहाटी में पढ़ने वाले बीटेक के एक छात्र को कैंपस प्लेसमेंट के तहत यह ऑफर दिया। उधर पटना में आबकारी विभाग की हिरासत में शराब पार्टी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाने में तैनात 2 होमगार्ड पर भी कार्रवाई की और उन्हें लापरवाही के आरोप में जेल भेज दिया। दोनों होमगार्ड पर कैदियों के साथ मिलकर शराब पीने का भी आरोप है। उनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है और उनको अरेस्ट किया गया है। आबकारी विभाग के थाने में शराब पार्टी के आरोपियों से पालीगंज के ASP ने 5 लीटर शराब बरामद की। इधर बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर करीब 1500 फीट ऊंचे पहाड़ को काट कर सीढ़ियां बना दी। पहाड़ की चोटी पर भगवान योगेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां जाने के लिए रास्ता न होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। तभी वहां गांव के एक आदमी ने मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाने का फैसला किया, जिसमें उसकी पत्नी और गांव वालों ने भी उसका साथ दिया और पहाड़ को काटकर 400 सीढ़ियां बना दी। इस काम में उनको करीब 8 साल का समय लगा। इस बीच पाकिस्तान के दूतावास पर हुआ हमला हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी गोली चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और अफगानिस्तान की सरकार से मांग की है कि घटना की जांच जल्द से जल्द की जाए। माना जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान के राजदूत उबैद निजामनी को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार और वहां की जांच एजेंसियां अभी इस हमले पर पूरी तरह चुप हैं। हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में हो रहे हमलों के पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तो सत्ता ही तालिबान चला रहे हैं। यही वजह है कि दूतावास पर हुए हमले में तालिबान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे बाद ही पंजाब में पुलिस को मोहाली में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मोहाली के ढकोली में पुराने अंबाला रोड पर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बंटी बताया जा रहा है, जो अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर है। गोल्डी बराड़ के कहने पर आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को हथियार मुहैया करवाता था। आरोपी बंटी के पास से 20 पिस्तौल, 11 मैगजीन और 40 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनोवा कार भी बरामद कर ली है। उधर पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 3 दिन में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। बिना किसी डर के तहरीके तालिबान के आतंकी जहां चाहे वहां हमले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की फौज और सरकार के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आतंकियों के हमलों को कैसे टाला जाए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान को भी शरीयत कानून से चलाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में तालिबान चला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में TTP से जुड़े आतंकियों से हमले करने की अपील की गई थी।
उसी वक्त माना जाने लगा था कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। टीटीपी वही संगठन है जिसने 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल को निशाना बनाया था। उस हमले में 132 बच्चों की जान चली गई थी। स्कूल पर हुए उस खौफनाक हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। और अब पाकिस्तान को फिर से वैसी ही दहशत का एहसास होने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर एक स्कूल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हालांकि ये हमला 2014 वाले हमले जितना बड़ा नहीं था। हमले में पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स को निशाना बनाया गया। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की वजह से ज्यादा बच्चे नहीं थे। स्कूल में घुसे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और भागने में कामयाब हो गए। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। इससे कुछ ही घंटे पहले 2 पुलिस वालों को खैबर पख्तूनख्वा में ढेर कर दिया गया था। टीटीपी के आतंकियों ने इससे एक दिन पहले ही क्वेटा में पुलिस के जवानों को निशाना बनाया था। क्वेटा में हुए हमले में 5 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे हमलों की वजह से पाकिस्तान की सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में टीटीपी से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि इन आतंकियों को अब अफगानिस्तान से खुलकर समर्थन मिल रहा है। 2 दिन पहले इसी मुसीबत का हल खोजने के लिए पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खैर काबुल पहुंची थी। लेकिन उनका एक दिन का दौरा पूरी तरह फेल साबित हुआ। उनकी मुलाकात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से तो हुई, लेकिन जब अफगानिस्तान की तरफ से आधिकारिक बयान जारी हुआ तो पाकिस्तान हैरान हो गया। बयान में आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया गया। खबर है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से तालिबान बुरी तरह नाराज हैं, इसीलिए वो टीटीपी का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अचानक टीटीपी के सीज फायर तोड़ने के पीछे भी अफगानिस्तान का हाथ माना जा रहा है। पाकिस्तान भी आरोप लगा रहा है कि टीटीपी को अफगानिस्तान से खुलकर समर्थन मिल रहा है और जानबूझकर तालिबान इस पर चुप है। हालत यह है कि अब पाकिस्तान की सरकार और उसके नेता तालिबान के सामने बुरी तरह बेबस दिख रहे हैं। एआईयूडीएफ यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। बदरुद्दीन ने छोटी उम्र में लड़की की शादियों का समर्थन किया है। बदरुद्दीन ने कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों को अपनी लड़कियों की शादी 18 से 20 साल में कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आबादी बढ़ाने के लिए इसी मुस्लिम फॉर्मूले का पालन करना चाहिए। 22 साल में शादी कर लेते हैं, लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहाँ से तो धान ही धान उगेगा। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से जा भिड़ी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर से टकराते ही सड़क पर घूम गई। तभी उसके पीछे आ रहा स्कूटर उससे जा भिड़ा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए। इस हादसे में स्कूटर सवार बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई। इस बीच दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के प्रचार करने पर सियासत गर्मा गई। जगदीश टाइटलर 1984 के सिख दंगों के आरोपी हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव में जैसे ही जगदीश टाइटलर ने प्रचार की कमान संभाली, बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। इन्होंने सरकार का संरक्षण लेकर हमें को मारने का काम किया था और आज भी तुम हमें इनके नाम से डराना चाहते हो। जगदीश टाइटलर को कांग्रेस ने पिछले महीने ही चुनाव समिति का सदस्य नियुक्त किया था। इस बीच विजय हजारे ट्रॉफी में क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी जड़ने के मामले में रॉबिन उथप्पा को पीछे छोड़ दिया और विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 12 शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले 11 शतकों के साथ रॉबिन उथप्पा के नाम यह रिकॉर्ड था। महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भी 108 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी टीम चैंपियन बनने से चूक गई। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 4 बजे कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। बैठक में राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर फैसला हो सकता है। इससे पहले इस पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे थे। खड़गे ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज ये बैठक होने वाली है। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक शाम 4 बजे होगी। ये बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस बैठक में राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर फैसला हो सकता है। उधर खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स जल्द ही 7,500 नई स्टारलिंक सैटेलाइट तैनात कर सकती है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए उसे अमेरिकी सरकार से मंजूरी भी मिल गई, जिसे इलॉन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टारलिंक के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए वो कई साल से पूरी दुनिया को सस्ता और तेज इंटरनेट देने का सपना दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जा चुकी हैं। और ये प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब रूस ने आरोप लगाया कि स्टारलिंक की वजह से यूक्रेन को रूस की सेना के हर कदम की जानकारी दी जा रही है। और दावा तो ये भी किया गया था कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए जो हथियार भेजे थे उनमें स्टारलिंक के कुछ उपकरण भी शामिल थे। ऐसे उपकरण जिनकी मदद से स्टारलिंक की सैटेलाइट से कनेक्शन जोड़कर इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सके। और खबर है कि अब भी यूक्रेन की सेना इसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि मस्क की कंपनी की तरफ से 7,500 नई स्टारलिंक सैटेलाइट की तैनाती यूक्रेन के लिए भी बड़ी मददगार साबित हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बस चला रहे ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच बस अनियंत्रित हो गई और कुछ गाड़ियां बस की चपेट में आ गई। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक बस आधारताल से रानीताल के लिए जा रही थी और बस जैसे ही दमोह नाका के नजदीक पहुंची, तभी यह हादसा हुआ। ये पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को बचने तक का मौका भी नहीं मिला। इधर जेएनयू कैंपस में ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लिखने के मामले में वीसी ने आंतरिक जांच बैठा दी और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए, क्योंकि एक दिन पहले जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की बिल्डिंग और प्रोफेसरों के चेंबर की तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें ब्राह्मण और बनिया समुदाय के विरोध में नारे लिखे नजर आए थे। आरोप है कि नारों के जरिए अगड़ी जाति के छात्रों और प्रोफेसरों को जेएनयू छोड़कर जाने के लिए धमकाया गया और ऐसा न करने पर खून खराबे तक की चेतावनी दे दी गई। ऐसा कुछ लिखा गया है, किसने ये लिखा है अभी तक की जानकारी सामने नहीं आई है। मामले की जांच होनी अभी बाकी है, लेकिन एबीवीपी ने इसका ठीकरा लेफ्ट से जुड़े छात्रों पर फोड़ दिया। लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। जेएनयू ने इस मामले की आंतरिक जांच का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी इस बारे में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। उधर गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में एक बार फिर 20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो शाम करीब 6 बजे शुरू हुआ। रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होकर सरसपुर में जाकर खत्म हुआ, जो दरियापुर, जमालपुर, बापूनगर 3 विधानसभाओं से होकर गुजरा। इस 20 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखने को मिली। सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ को देखकर पीएम मोदी कई जगहों पर गाड़ी से बाहर निकले और लोगों का अभिवादन किया। पीएम नरेंद्र मोदी का कई जगह फूलों से स्वागत किया गया। उन्हें देखने महिलाएं भी सड़कों के दोनों ओर खड़ी रहीं और वो मोदी मोदी के नारे लगाती नजर आई। वहीं रोड शो के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। इस बीच ईवीएम को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इससे एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने अहमदाबाद में ही करीब 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया था। इसके बाद फिर से कल उन्होंने अहमदाबाद में ही करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पिछले 2 दिनों में पीएम मोदी करीब 70 किलोमीटर लंबा रोड शो कर चुके हैं, जो 16 विधानसभा क्षेत्र से गुजरा। इस बीच मशहूर गायक मीका सिंह के हरियाणा के सोहना में मौजूद फार्म हाउस को गुरुग्राम प्रशासन ने सील कर दिया। आरोप है कि मीका सिंह के फार्म हाउस को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने उनके फार्म हाउस पर ताला जड़ दिया। वहां तक पहुंचने के लिए अधिकारियों को नाव के जरिए जाना पड़ा, क्योंकि मीका सिंह का ये फार्म हाउस अरावली की पहाड़ियों के नजदीक एक छोटे टापू पर बना है और वहां तक जाने के लिए दमदमा झील को पार करना पड़ता है, जिसके लिए नाव ही सहारा है। आरोप है कि इस फार्म हाउस को बनाने के लिए एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक पर रख दिया गया। नियमों के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों के नजदीक किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। खबर है कि इस फार्म हाउस तक बुलडोजर नहीं ले जाया जा सका, इसीलिए उसे सिर्फ सील किया गया। लेकिन जैसे ही झील में पानी का स्तर कम होगा, उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
तुर्की की सरकार की ओर से जारी एक दस्तावेज से पता चला कि वहां आईएसआईएस के कई आतंकियों को नागरिकता दे दी गई है। तुर्की सरकार ने कुछ दिन पहले वहां के कई लोगों की संपत्ति जब्त की थी और एर्दोआन सरकार ने इसी कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जारी किए, जिनसे पता चला कि तुर्की ने कई आईएसआईएस आतंकियों को अपनी नागरिकता दे दी है, क्योंकि जिन 17 लोगों की संपत्ति जब्त की गई उनमें 16 तुर्की के नागरिक हैं और उन 16 में 14 आईएसआईएस के आतंकी हैं। तुर्की की सरकार ने बयान जारी किया कि वो आईएसआईएस से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त कर रही है, लेकिन इसी बयान ने एर्दोआन के विरोधियों को उन पर उंगली उठाने का मौका दे दिया, क्योंकि जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त हुई उनके पास तुर्की की नागरिकता थी और पिछले कई साल में उन्होंने तुर्की में जमीन खरीदी। यही नहीं, उनकी वहां कई कंपनियां भी हैं, जिनमें 4 को तुर्की की सरकार ने जब्त किया। इसी वजह से विपक्ष ने एर्दोआन से पूछा कि इन आतंकियों को तुर्की की नागरिकता मिली तो कैसे मिली। यही नहीं, विपक्ष ने दावा किया कि तुर्की में रहने वाले आईएसआईएस के आतंकियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि एर्दोआन चुपके चुपके तुर्की में सीरिया के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, जिनमें आईएसआईएस से जुड़े लोग भी शामिल हैं। तुर्की के मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि सीरिया से तुर्की आने वाले बहुत सारे लोगों ने अपना नाम बदल दिया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि इस साल अक्टूबर तक करीब 36 लाख लोग सीरिया से तुर्की आ चुके हैं, जिनमें करीब 2 लाख लोगों को तुर्की की नागरिकता मिल चुकी है। जबकि विपक्ष ने दावा किया कि ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि एर्दोआन 2023 में होने वाला चुनाव जीतना चाहते हैं और वोट बढ़ाने के लिए सीरिया के लोगों को धड़ाधड़ तुर्की में घुसा रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष ने तुर्की की ओर से जारी आतंकियों की लिस्ट पर भी सवाल उठाया, क्योंकि उसका कहना है कि इस लिस्ट में कुछ गिने चुने आईएसआईएस के आतंकियों का नाम ही शामिल है और कुछ सालों से उसे अपडेट तक नहीं किया गया है। एर्दोआन पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और आईएसआईएस के आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया, जिसकी भनक न तो अमेरिका को लगी और न सीरिया को। तुर्की सीरिया में आतंकियों के खात्मे के नाम पर कुर्द लड़ाकों को मार रहा है और उसकी आतंकियों की लिस्ट में ज्यादातर लोग कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हैं। या यूं कहें कि एर्दोआन को आईएसआईएस के आतंकियों से नहीं बल्कि कुर्द लड़ाकों से डर लग रहा है, जिनसे उनकी दुश्मनी तब परवान चढ़ी जब कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी। तुर्की की सरकार के विरोधी इसीलिए सीरिया में चलाए जा रहे ऑपरेशन को एर्दोआन की कुर्द समुदाय से निजी दुश्मनी मान रहे हैं। ये तक दावा किया गया कि उत्तरी सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन में तुर्की की सेना ने 5 आईएसआईएस के आतंकियों को पकड़ा, लेकिन दुनिया को नहीं बताया, जबकि नेटो में तुर्की का सहयोगी अमेरिका सीरिया में आईएसआईएस से लड़ रहा है। बड़ी खबर पंजाब के फिरोजपुर से आ रही है, जहां सीमा के पास से बीएसएफ ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। जवानों ने पाकिस्तान से आए 5 AK-47, 5 पिस्तौल और 15 मैगजीन बरामद की है। तो फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीमा के पास से बीएसएफ ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। जवानों ने पाकिस्तान से आए 5 AK-47, 5 पिस्तौल और 15 मैगजीन बरामद की है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया की कंपनी को मिले 116 करोड़ रुपए के लोन के मामले की जांच के आदेश दे दिए। दोनों की कंपनी पर बैंकों से कर्ज मिलने में गड़बड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद उनकी कंपनी देश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को मिले लोन की जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि लोन देने में किसी तरह की धांधली तो नहीं की गई। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री अतुल सावे के मुताबिक रितेश और जेनेलिया की कंपनी की शिकायत बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से की गई थी। आरोप लगा था कि उनकी कंपनी ने महाराष्ट्र के 3 बैंकों से 4 अक्टूबर 2021 से 25 जुलाई 2022 के बीच 116 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था। आरोप है कि जरूरी शर्तों को पूरा किए बिना रितेश की कंपनी को कर्ज दे दिया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया है कि लोन देने में बैंकों की ओर से कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई। उधर पीएम मोदी ने कल अहमदाबाद में करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस बीच पीएम मोदी ने भद्रकाली मंदिर में पूजा भी की। अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू हुए इस रोड शो के बीच में पीएम मोदी भद्रकाली मंदिर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर गए। फिर मंदिर के पुजारियों ने विधिवत पूजा करवाई। पीएम मोदी हाथ में फूल लेकर मां काली की पूजा करते देखे गए। इसके बाद पीएम ने थाल लेकर आरती भी की। मंदिर प्रबंधन की ओर से उन्हें वस्त्र और एक तलवार भी दी गई। वहीं इसके बाद जब रोड शो फिर से शुरू हुआ तो सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। रोड शो के रास्ते में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने फूल चढ़ाए। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। पीएम मोदी 2 दिनों में करीब 70 किलोमीटर का मेगा रोड शो कर चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मिट्टी की एक खदान धंसने से 7 लोगों की मौत हो गई। खदान धंसने की सूचना मिलते ही राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची
और उन्होंने खदान में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। खदान से राहत बचाव की टीम ने 5 शवों के साथ 2 घायलों को बाहर निकाला, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक लोगों में 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वो सभी जगदलपुर के ही मालगांव के रहने वाले थे। इस बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाने वाले नेताओं की लिस्ट मांगी। कांग्रेस आलाकमान ने असम के पार्टी अध्यक्ष से ऐसे नेताओं के नाम देने को कहा ताकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने वाले नेताओं पर एक्शन लिया जा सके। कांग्रेस आलाकमान ने यात्रा खत्म होने के बाद रिपोर्ट देने को कहा है। असम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं के दूरी बनाने की बात सामने आई। इधर एनआईए ने लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के आरोपी हरप्रीत सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वो मलेशिया से भारत लौट रहा था, तभी उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए ने आरोपी को मोहाली कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे 9 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया। कुछ समय पहले ही एनआईए ने हरप्रीत सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और 11 महीनों से उसकी तलाश में थी। इधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जिसे मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम इस खौफनाक हत्याकांड से जोड़कर देख रही है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला कि तिहाड़ जेल में बंद आफताब शह और मात के खेल शतरंज का मजा हुआ खिलाड़ी। और सूत्रों का दावा है कि पुलिस को यह जानकारी उस सेल की निगरानी के दौरान मिली जिसमें आफताब को रखा गया है, जिसके बारे में जानकर जेल के अधिकारी भी सन्न रह गए। क्योंकि पता चला कि आफताब शतरंज का ऐसा खिलाड़ी है जो खुद ही चाल चलता है और खुद ही अपनी चाल का जवाब भी देता है। यानी पूरे खेल में शह भी उसकी और मात भी उसी की होती है। ऐसे में श्रद्धा हत्याकांड में आफताब शतरंज की चाल की तरह ही अपनी बुरी कहानी में पुलिस को उलझा रहा है और दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए रिमांड में उसकी पूछताछ के बाद जब पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई तो सच्चाई जानने के लिए उसको आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट तक करवाना पड़ा। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि नार्को टेस्ट के बाद जांच अधिकारियों को श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने के लिए अहम सुराग मिले। क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन की लोकेशन भी बता दी, जिसे पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई थी। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के मोबाइल फोन को मुंबई में भायंदर की खाड़ी में फेंक दिया था और आरोप है कि फोन को ठिकाने लगाने से पहले उसने पूरे इलाके की रेकी भी की थी। मतलब ये कि मई में श्रद्धा की हत्या के बाद काफी समय तक उसका फोन आफताब के पास मौजूद था। क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी यह शक जताया है कि 3 नवंबर को जब आफताब को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, उस वक्त श्रद्धा का मोबाइल उसके पास ही मौजूद था। और पूछताछ में जब उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तो उसने पुलिस स्टेशन से लौटने के दौरान मोबाइल फोन को ठिकाने लगा दिया, जिसकी तलाश में पुलिस एक बार फिर जुट गई। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आग लगने के बाद ऊंची लपटें उठी। फिलहाल दमकल विभाग की टीम आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो नोएडा में ये भीषण आग लगी, कबाड़ के गोदाम में आग लगी। बड़ी बात यह है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग लगने के क्या कारण रहे ये तो साफ नहीं है, ये जांच होगी, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। आग काफी भीषण है, आप देख सकते हैं लपटें काफी तेजी से निकल रही है। आग आसपास के इलाके में ना फैले, इसको लेकर के दमकल विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। 8:54 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि कोट डेयरिंग के गांव दादरी में आग लगी है। यह पॉलीथीन की कबाड़ की दुकान थी, यहाँ पे आग लगी थी। इनिशियली हमें सूचना मिली है कि यहाँ आदमी फंसे हुए थे, इसलिए तत्परता दिखाते हुए मैं भी पहुँचा हूँ, एफएसओ भी पहुँचे हैं यहाँ पे हम लोगों ने आधे घंटे पे आग पे काबू पाया है। अभी मौके पे 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है अथवा कोई भी फंसा हुआ व्यक्ति नहीं पाया गया। उधर खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की मौत के बरसों बाद उसकी बर्बरता से जुड़े एक बड़े राज का पर्दाफाश हुआ। ब्रिटिश अखबार द सन को दिए एक इंटरव्यू में ओसामा बिन लादेन के बेटे ने दावा किया कि उनके पिता ने कुत्तों पर केमिकल हथियारों का टेस्ट किया था और इसके लिए उसने अपने बेटे के ही पालतू कुत्तों का इस्तेमाल किया था। इस वक्त फ्रांस में रह रहे उमर बिन लादेन ने इसे अफगानिस्तान की पहाड़ियों में अपने पिता के साथ बिताए गए सबसे मनहूस पलों में एक बताया और इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि लादेन के गुर्गों ने उनके पालतू कुत्ते पर केमिकल हथियार का ट्रायल किया था, जिसके धमाके से निकले धुएं की चपेट में आने से कुत्ता बेहोश हो गया था। I saw them, they tried on my dogs
इससे पहले ओसामा की पहली पत्नी नजवा बिन लादेन भी कुत्तों पर केमिकल हथियारों के ट्रायल का इशारा कर चुकी थी। उन्होंने अपनी एक किताब में दावा किया था कि उनके एक कुत्ते की रहस्यमयी बीमारी की वजह से अचानक मौत हो गई थी, जिसे केमिकल हथियार के ट्रायल का ही असर माना गया था। इधर भारत ने दिसंबर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली। भारत को एक साल में दूसरी बार यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है, जबकि इससे पहले अगस्त 2021 में भारत ने अध्यक्षता संभाली थी। भारत की अध्यक्षता में 14 और 15 दिसंबर को 2 अहम बैठकें होंगी, जिनमें आतंकवाद से निपटने और दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। उधर बिहार के छपरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब 2 मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिखा कि एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार थे और बिना देखे ही मोटरसाइकिल सवार ने टर्न ले लिया। इतने में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार आदमी 10 फीट दूर जा गिरे। वहीं हादसे में दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चारों आदमी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। इधर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे डाला और प्रस्ताव रखा कि उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक समर्थन देंगे। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिन पर जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पसीना बहा रहे हैं। आजम खान के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर भी मतदान होगा और इसीलिए अखिलेश यादव वहां प्रचार करने पहुंचे। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया वो रातों रात सुर्खियों में आ गया। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम वाले घूम रहे हो? जिसके बाद अखिलेश को खुद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया, ये केवल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। कुछ महीने पहले ही अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को बिहार की सियासी उठापटक से सबक सीखने की नसीहत दी थी। यही नहीं, उन्होंने ब्रजेश पाठक का मजाक उड़ाते हुए दावा किया था कि वो एक डॉक्टर का ट्रांसफर तक नहीं करा पाए। उधर अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ महिलाओं ने सीक्रेट मिशन छेड़ दिया और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। ये दावा अल जजीरा ने किया और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि अफगानिस्तान में महिलाएं तालिबान शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद उन्होंने ही सबसे ज्यादा भुगता और तालिबान की कट्टरपंथी सोच की शिकार बनी। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि शमील नसेरी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता इस काम में जुटी और तालिबान से बचकर उन महिलाओं को एकजुट कर रही हैं जिनकी 2021 के बाद नौकरी गई या फिर उन्हें कॉलेज जाने या काम करने से रोक दिया गया, क्योंकि तालिबान शासन में महिलाएं खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही। उल्टा जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसीलिए वहां की महिलाएं तालिबान शासन से लड़ने के लिए एकजुट हो रही हैं। इस काम में जुटी शमील नसेरी का कहना है कि उन्हें 2 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और इसीलिए वो तालिबान के खिलाफ छिपकर लड़ रही हैं, क्योंकि तालिबान 2021 में किया गया अपना वादा नहीं निभा रहे। 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा था और तालिबान को सत्ता सौंपी थी, तो तालिबान सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को पढ़ने और काम करने का अधिकार मिलेगा। और तालिबान ये वादा भूल गए और उन्होंने फिर से अफगानिस्तान की महिलाओं की 90 के दशक जैसी दुर्दशा करनी शुरू कर दी। आंकड़े भी अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा का सबूत देते हैं, क्योंकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान में कामकाजी महिलाओं की संख्या 28% घटी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि अफगानिस्तान में घरेलू हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, क्योंकि वहां महिलाओं के घर से निकलने और पढ़ने पर रोक टोक लगी, ड्रेस कोड बनाया गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें काम करने से रोका गया, जिसके विरोध में छिटपुट प्रदर्शन भी हुए। लेकिन अब उनका प्लान कुछ बड़ा करने का है, या यूं कहें कि वो तालिबान को सत्ता से हटाने के मूड में है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बीमार सभी लोग शादी समारोह में शामिल हुए थे। बताया गया कि खाने के बाद लोगों ने उल्टी और घबराहट की शिकायत की। 100 से ज्यादा बीमार लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो मध्य प्रदेश के धार से ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। दरअसल ये लोग शादी समारोह में गए थे और वहां पर खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। ये लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उधर वंदे भारत एक्सप्रेस 5वीं बार हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन गांधीनगर से मुंबई जा रही थी, तभी ट्रैक पर अचानक गाय आई और ट्रेन से टकरा गई।
जिसकी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस के आगे वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा और ट्रेन 20 मिनट तक वहां खड़ी रही, जिसे ठीक करने के बाद मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। अगले साल मई के एंड में 2023 तक वो ट्रेन को लगा भी लेंगे। इससे पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस कई बार इसी तरह के हादसे का शिकार हो चुकी है। इस बीच पंजाब के तरन तारण में बॉर्डर के पास पुलिस और बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान वहां एक पाकिस्तानी ड्रोन के साथ 5 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ बताई जा रही है। इससे पहले बीते 28 नवंबर को भी पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया था। उधर वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल से संन्यास ले लिया। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में अगले साल के लिए उन्हें अपना बॉलिंग कोच बनाया है। पंजाब में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने फाजिल्का से ड्रग्स और हथियार जब्त किए हैं। पंजाब के फाजिल्का से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। 7.5 किलो यहाँ पर ये हेरोइन बरामद की गई है, ड्रग्स बरामद किए गए हैं, एक पिस्तौल और 2 मैगजीन भी जब्त की गई है। तो ये बड़ी कामयाबी है। दरअसल जानकारी ये मिली है कि ड्रोन के जरिए ड्रग्स गिराई गई थी। तो पंजाब में सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी मिली है। फाजिल्का में सेना ने ड्रग्स और हथियार जब्त किए हैं। 7.5 किलो हेरोइन के साथ ये हथियार भी बरामद किए गए हैं और ड्रोन के जरिए ये फेंके गए थे हथियार। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं पंजाब में जहां पर ड्रोन के जरिए हथियार फेंके गए हैं और ये ड्रग्स भी फेंकी गई है, ये दावा किया जा रहा है। अब पुलिस ने इसको जब्त भी कर लिया है। उधर एमपी के बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम के समय एक्शन में दिखे। मंच से ही सीएम शिवराज सिंह ने जिला खनिज अधिकारी समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम शिवराज का एक अलग ही रूप देखने को मिला। कार्यक्रम के समय संबोधन में सीएम ने कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिलने की बात कही। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला खनिज अधिकारी और सीएमएचओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया। सीएमएचओ उसके बारे में उसको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। कुछ ही देर बाद सीएम ने लगातार मिल रही बिजली की शिकायत को लेकर मंच से ही 2 जूनियर इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। पवन भास्कर, जेईएमपी ईवी चिचरी और दूसरा है जेई साई खेड़ा, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूँ। वहीं सीएम जब अधिकारियों के सस्पेंड होने का आदेश दे रहे थे तब एक और जनता ने खूब तालियां बजाई, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गई। इस बीच बिहार के जमुई से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक आदमी पर 4 राज्यों में 6 महिलाओं से शादी करने का आरोप लगा, जिसका पर्दाफाश तब हुआ जब उसकी दूसरी बीवी के भाई ने उसे जमुई रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ पकड़ लिया। भाग रहा था, वही साल भर से 10 साल से बहुत खराब था। आरोप है कि शादीशुदा होने के बाद भी उस आदमी ने बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली में अलग अलग महिलाओं से शादी की। आरोप है कि ये शादियां उसने इन राज्यों में ऑर्केस्ट्रा में काम करने के दौरान की। हालांकि उस आदमी ने 6 शादियां करने की बात को गलत बताया, जबकि 2 शादियां करने की बात मानी। जब हम किए थे तो स्थिति भी कुछ लफड़ा हो गया था। उसके साले ने जब आरोपी जीजा को रेलवे स्टेशन पर दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया तो वो उसे थाने ले गया, जहां पुलिस ने दोनों को समझाकर मामला शांत कराया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा एजेंसियां प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। बताया गया कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़ी संख्या में आतंकवादियों को ढेर करने के बाद अब आतंकी संगठनों के मददगारों पर शिकंजा कसा जाएगा। और खबर है कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर जमाते इस्लामी के फंड यानी कि उसके पैसे जुटाने के नेटवर्क पर है, जिसके जरिए वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। बताया गया कि इस संगठन ने कश्मीर में कई जगहों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा देश विदेश से भी इसे फंड के नाम पर करोड़ों रुपए मिलते हैं। खबर है कि SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जांच में जमाते इस्लामी से जुड़े 150 संदिग्ध लोगों की पहचान की है। इसके साथ ही इसकी 188 संपत्तियां भी शक के दायरे में है, जिनकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। 1990 से बनने के बाद लगातार यह संगठन अपनी गतिविधियां कश्मीर में फैला रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद समेत कई आतंकी संगठनों के तार जमाते इस्लामी से जुड़े हुए हैं।
उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक महिला से दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई। हालांकि आसपास के लोगों ने पर्स छीनकर भाग रहे एक आदमी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया। वीडियो में दिखा कि एक लड़के को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, तभी एक महिला ने उसे 2 थप्पड़ मारे। आसपास मौजूद लोग भी लड़के पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगे। इस बीच वो लड़का पिटाई से बचने की कोशिश करते दिखा और लोगों से उसे छोड़ने की मिन्नतें करते रहा। बताया गया कि महिला बस स्टैंड से मार्केट की ओर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के आए और महिला से पर्स छीनकर भागने लगे। हालांकि लड़कों ने जैसे ही महिला से पर्स छीना, तभी महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने एक चोर को तुरंत पकड़ लिया, वहीं मोटरसाइकिल सवार दूसरा चोर भाग गया। मेरा पर्स छुड़ा लगा, एक लड़का दूसरा था, वो बाइक पे था, वो भाग गया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस बीच इलॉन मस्क ने अपने दिमाग में ब्रेन चिप लगवाने का ऐलान कर दिया। ये वायरलेस ब्रेन चिप मस्क की ही कंपनी न्यूरालिंक बना रही है। 2 दिन पहले ही मस्क ने 6 महीने में उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होने की उम्मीद जताई थी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो खुद ब्रेन चिप इम्प्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसी चिप है जिसके बारे में मस्क का दावा है कि उसे दिव्यांग लोगों के दिमाग में लगाते ही वो चल फिर और बातचीत कर सकेंगे। इलॉन मस्क तो इस चिप के जरिए जन्म से ही न देख सकने वाले लोगों की आंखों की रोशनी लाने का दावा तक कर रहे हैं। उनकी कंपनी अभी जानवरों पर इस चिप का टेस्ट कर रही है और अब उसकी तैयारी इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल की है। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी ने पति को अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ने के बाद जमकर बवाल किया और पति की प्रेमिका के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सामने आए वीडियो में मकान के बाहर एक आदमी, महिला और एक लड़की दिखी। इस दौरान तीनों में जमकर बहस हो रही थी। महिला लगातार अपशब्द कहते रही। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार आदमी वहां से चला जाता है। तभी महिला नीचे से कुछ उठाती दिखी, फिर महिला लड़की को थप्पड़ मारने लगी। इस दौरान दोनों ओर से लगातार अपशब्द बोले गए। तभी वो आदमी फिर से वापस आकर झगड़ा शांत करता है। इस दौरान वो आदमी महिला को थप्पड़ मारते दिखा और वापस ले जाने लगा। बताया गया कि दोनों पति पत्नी हैं। पत्नी को पति पर किसी दूसरी लड़की से अफेयर का शक था, जिसके बाद महिला ने पति को उस लड़की के घर से रंगे हाथों पकड़ लिया। इधर चुनावी रैली के दौरान विवादास्पद बयान देने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। आजम खान ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार उन्हें परेशान कर रही है और रामपुर में रैली के दौरान उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिस पर विवाद खड़ा हो गया। इस बयान का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। बाद में रामपुर में आजम खान पर केस दर्ज कर लिया गया। इधर गायक जुबिन नौटियाल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सीढ़ियों से गिरने की वजह से जुबिन नौटियाल घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्योंकि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी पसलियां और एक हाथ की कोहनी टूट गई। जुबिन नौटियाल का मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां से ऑपरेशन के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि घर पर भी जुबिन नौटियाल डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगे। इस बीच 4 बार की चैंपियन जर्मनी की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। हालांकि जर्मनी ने अपने आखिरी मुकाबले में कोस्टा रिका को हरा दिया, लेकिन गोल करने में वो स्पेन की टीम से पिछड़ गई। स्पेन और जर्मनी के 4-4 पॉइंट थे, लेकिन स्पेन ने 3 मैच में 9 गोल किए तो जर्मनी 6 गोल करने में ही कामयाब हो पाई, जिसकी वजह से जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक चुनावी सभा में जमकर हंगामा हुआ। वहां टीचर की नौकरी पाने के लिए परीक्षा देने वाले कई अभ्यर्थी पहुंच गए और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां जमकर नारे भी लगाए, जिसके बाद नीतीश के समर्थकों और पुलिस वालों ने मिलकर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन वो काफी देर वहीं डटे रहे। इस सभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो जिसको जो मर्जी भी आता हम करते रहे, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। इधर जर्मनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां एक अस्पताल में वेंटिलेटर की आवाज बंद करने के लिए एक बुजुर्ग महिला ने मरीज की जान खतरे में डाल दी। बताया गया कि वेंटिलेटर की आवाज से उसे परेशानी हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे कई बार समझाया कि वेंटिलेटर बंद करने से मरीज की मौत हो सकती है, लेकिन वो नहीं मानी और मौका मिलते ही उसने बगल में सो रही दूसरी मरीज का वेंटिलेटर 1 बार नहीं बल्कि 2 बार बंद कर दिया, जिससे उस मरीज की हालत बेहद खराब हो गई।
वो मरने की हालत में पहुंच गई। बताया गया कि अगर डॉक्टरों ने वेंटिलेटर का स्विच ऑन करने में और फिर उसका इलाज करने में जरा भी देर की होती तो 79 साल की उस महिला का बच पाना मुश्किल था। खबर है कि मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से उस आरोपी महिला की शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ एफबीआई के शिकंजे में फंस गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक उसे अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ वक्त पहले ही गोल्डी बराड़ कनाडा से भागकर अमेरिका गया था, जहां एफबीआई ने उसे गिरफ्त में ले लिया। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ कनाडा से भागकर अमेरिका इसलिए गया था ताकि उसकी जान बच सके, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही वो बम्बिहा गैंग की आंखों में गड़ने लगा था। वैसे तो गोल्डी बराड़ की बम्बैया गैंग से दुश्मनी पुरानी है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ बम्बैया गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कुछ रोज पहले ही बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया था कि गोल्डी बराड़ उसका अगला निशाना है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से कनाडा में छिपकर अपने काम को अंजाम देने वाला गोल्डी बराड़ भागकर अमेरिका पहुंच गया और वहां वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया कि गोल्डी बराड़ को जल्द ही भारत लाया जाएगा, क्योंकि उसने कनाडा में बैठकर ही भारत की जमीन पर कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। 29 मई को पंजाब के मानसा में सरेआम गोलियां बरसाकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। तब कहा गया था कि मूसेवाला की हत्या भले ही लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई हो, लेकिन उसके पीछे का दिमाग गोल्डी बराड़ का था। खुद गोल्डी बराड़ ने कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात का दावा किया और अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि जल्द ही उसके हर गुनाह का हिसाब होगा और वो भारत की जेल की सलाखों के पीछे होगा। वो डिटेन हो गया, जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। भगवंत मान के मुताबिक इस मामले में कैलिफोर्निया की पुलिस ने भारत सरकार और पंजाब पुलिस से संपर्क किया और इसी के बाद उन्होंने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के साथ गोल्डी बराड़ से जुड़े कई दूसरे केस भी सुलझ जाएंगे। इस बीच सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने की खबर पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने गोल्डी बराड़ का नार्को टेस्ट करवाए जाने की भी मांग कर दी, क्योंकि मूसेवाला के पिता को शक है कि उनकी हत्या के पीछे बड़ी साजिश है। यानी ये सिर्फ दो गैंग के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने के पीछे कई दूसरे लोग भी हो सकते हैं। इसी वजह से मूसेवाला के पिता ने ये मांग की कि हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ को एक साथ बिठाकर पूछताछ होनी चाहिए। इन्हां दे नार्को टेस्ट होने चाहिए ने, बिल्कुल स्थिति सारी साफ हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने पंजाब सरकार से गोल्डी बराड़ पर इनाम घोषित करने की मांग की थी। उधर कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में तिरंगा उल्टा पकड़ने पर एक्टर नोरा फतेही ट्रोल हो गई। वो फीफा वर्ल्ड कप के कतर फैन फेस्टिवल में डांस करने पहुंची थी। यहां स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान नोरा फतेही को नीचे से तिरंगा फेंक कर दिया गया, जिसे उन्होंने स्टेज से उठाया लेकिन उल्टा पकड़कर लहराने लगी। इसे लोगों ने तिरंगे का अपमान बताया और इस पर वो ट्रोल हो गई। हालांकि तिरंगा लहराते हुए नोरा फतेही ने देश हित के नारे लगाए। वीडियो में नोरा फतेही स्टेज से तिरंगा उठाकर उसे किसी आम कपड़े की तरह लहराती दिखी। नोरा ने जोश में तिरंगे को उल्टा पकड़ लिया और उसी तरह लहराते हुए लगातार नारेबाजी करती रही। जैसे ही ये वीडियो लोगों के बीच पहुंचा, नोरा फतेही इस पर ट्रोल हो गई। उधर ब्राजील के एक राज्य में आई भीषण बाढ़ में कई इलाके पानी में डूब गए। वहां हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूब गई हैं। बाढ़ की तबाही मचाने का जो वीडियो सामने आया, उनमें चारों तरफ सैलाब का ही कब्जा दिखाई दिया। कई गाड़ियां पानी में ऐसी डूबी दिखी मानो वो उसमें तैर रही हैं। वहां भीषण बाढ़ को लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बल ने उरी में एलओसी के पास एक आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया और वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद समेत ड्रग्स की खेप भी जब्त की। आतंकी ठिकाने से बरामद किए गए हथियारों में 2 AK-74 राइफल, 117 कारतूस और 2 पिस्तौल के साथ ड्रग्स के 11 पैकेट शामिल हैं, जिसकी सूचना सेना को मुखबिर से मिली थी। इस बीच ऐप स्टोर से ट्विटर को बैन करने की खबरों के बीच इलॉन मस्क ने एप्पल के सीईओ से मुलाकात की। इलॉन मस्क ने एप्पल के मुख्यालय का एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसे उन्होंने खुद बनाया, जिसके बाद इलॉन मस्क ने बताया कि दोनों कंपनियों ने विवाद सुलझा लिया और उनके बीच हुई मुलाकात काफी अच्छी रही। इलॉन मस्क ने यह भी साफ किया कि एप्पल के सीईओ टिम कुक की ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की कोई मंशा नहीं है।
उधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को हार्ट अटैक आ गया। ये घटना ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मुकाबले के दौरान हुई। जब वो मैच की कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत दूसरे लोगों को दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर आतंकी हमले की खबर है। पाकिस्तान के राजदूत पर गोलियां बरसाई गई हैं। हालांकि पता चला है कि पाकिस्तान के राजदूत उबैद निजामी इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित रहे। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर किसी पास की इमारत से गोलियां बरसाई गई हैं, जिनमें दूतावास का एक कर्मचारी जख्मी होने की खबर है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और तालिबान के बीच मतभेद बढ़े हैं और रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं। अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख ने दावा किया कि तालिबान सरकार जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को पनाह दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी नसीहत दी। क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील का दावा है कि पाकिस्तान के इन दोनों आतंकी संगठनों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। उनके मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को अब अफगानिस्तान में पनाह मिल गई है, जहां ये दोनों संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। रहमतुल्लाह नबील ने आगाह किया कि ऐसे में ये दोनों आतंकी संगठन बड़े स्तर पर भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत को तालिबान से बातचीत जारी रखने और अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की सलाह दी। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बस चला रहे ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच बस अनियंत्रित हो गई और कुछ गाड़ियां बस की चपेट में आ गई। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक बस आधारताल से रानीताल के लिए जा रही थी और बस जैसे ही दमोह नाका के नजदीक पहुंची, तभी यह हादसा हुआ। ये पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को बचने तक का मौका भी नहीं मिला। इधर केरल के गुरुवायूर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हाथी प्री वेडिंग फोटो शूट के दौरान भड़क गया। ये घटना उस वक्त हुई जब एक जोड़ा फोटो शूट करा रहा था, लेकिन तभी उस हाथी ने एक आदमी पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ये जोड़ा फोटो शूट करवाता नजर आया। इस दौरान एक हाथी उनके पीछे चलता दिखाई दिया। तब तक तो वहां सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक फोटो शूट करा रहे जोड़े के पीछे चल रहा हाथी भड़क गया और उसने अपनी दाईं ओर मौजूद एक आदमी को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से उस आदमी के कपड़े फट गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि उस आदमी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में उसे मामूली चोटें भी आईं। इधर हिमाचल प्रदेश की मंडी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 लड़कियों के बीच कॉलेज के बाहर जोरदार मारपीट हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में 2 लड़कियां आपस में बुरी तरीके से लड़ती दिखाई दी। एक लड़की थप्पड़ मार रही थी तो दूसरी घूसे। दोनों लड़कियों के बीच जमकर लात घूसे चले। लड़कियों के बीच हो रही जोरदार फाइट को देखने के लिए छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानी और जमकर एक दूसरे के बाल नोचे और मारपीट की। बताया गया कि मारपीट करने वाली लड़कियां राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी की थी और इनमें मामूली बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद वो एक दूसरे पर टूट पड़ी और इसी दौरान उनके बीच हो रही फाइट का वीडियो किसी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे बाद में वायरल कर दिया। उधर नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे एक यात्री की गर्दन में सरिया फंसने से उसकी मौत हो गई। ट्रेन दिल्ली से कानपुर जा रही थी, तभी अचानक एक सरिया शीशे को तोड़ते हुए यात्री की गर्दन में फंस गया, जिसको देखकर पास बैठे यात्री दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया और शव को ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। इधर मुंबई के एक स्कूल में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 8वीं के छात्रों ने लड़की के साथ स्कूल में रेप किया, जिसके बारे में पता चलते ही लड़की के परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे 2 आरोपियों का पता नहीं चल पाया। दोनों छात्रों के नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इस बीच भारत के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश की टीम को बड़ा झटका लगा। टीम के कप्तान तमीम इकबाल चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए, जबकि तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद पीठ के दर्द की वजह से पहले वनडे में नहीं खेलेंगे। इस बात की जानकारी खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी। भारतीय क्रिकेट टीम 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंची है।
हरियाणा के झज्जर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और पानी की पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही गई। उसको देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। दरअसल जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें गत्ता बनाया जाता था। यही वजह रही कि आग तेजी से भड़की और उसे बुझाने में वक्त भी लगा। बताया गया कि इस हादसे में फैक्ट्री के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। इधर दिल्ली में आने वाले रविवार के दिन मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। बीएमआरसी ने रविवार के दिन मेट्रो के समय एमसीडी चुनाव की वजह से किया है बदलाव, क्योंकि आने वाले रविवार यानी 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। ऐसे में चुनाव की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी वक्त पर पहुंच सकें, इसके लिए मेट्रो के समय में 1 दिन के लिए बदलाव किया गया। रविवार की सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हर आधे घंटे में मेट्रो चलेगी, जबकि 6 बजे के बाद नियमित रूप से लोग मेट्रो में सफर कर पाएंगे। उधर काबुल में नमाज के दौरान अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतयार पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए, जबकि इस हमले में उनके 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक 2 आत्मघाती हमलावर गुलबुद्दीन हिकमतयार को मारने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हमला करने से पहले ही मार गिराया। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली बात पर 2 पक्षों में बवाल हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसों से वार करने लगे। देखते ही देखते सड़क पर दोनों पक्ष के लोग जमा हो गए। जो जिस पर भारी पड़ा उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वहां पर कुछ और लोग मौजूद थे जो एक दूसरे पर हमला करते दिखे। हर कोई एक दूसरे को पीटने में लगा था। एक लड़की ने तो हाथ में डंडा उठा लिया और दूसरे पक्ष को पीटने लगा। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोगों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीच खबर है कि रूस ने सस्ते तेल की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए 29 नवंबर को पाकिस्तान सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल रूस पहुंचा था। यानी रूस से सस्ता तेल हासिल करने के लिए उसने भारत की राह पर चलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस राह पर उसका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि खबर है कि रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की तरह उसे भी 30 से 40% की छूट के साथ तेल देने की गुहार लगाई थी। लेकिन खबर है कि रूस ने कंगाल होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि रूस भी अच्छी तरह जान चुका है कि पाकिस्तान सस्ते तेल के पैसे चुकाने की हालत में भी नहीं है। इधर पटना सिटी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई बदमाश दीदारगंज टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते दिखाई दी। ये घटना 28 नवंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और उस वीडियो में पैसा मांगने से खफा कई बदमाश टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते दिखाई दिए। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 बदमाश टोल प्लाजा के कर्मचारी पर मुक्कों की बारिश करते दिखे। इस बीच वो आदमी उनसे बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन दोनों उसे बुरी तरीके से मारते हुए वहां से ले जाते नजर आए, जबकि उनके पीछे चल रहे कई बदमाश वहां तोड़फोड़ करते दिखे। कोई प्लास्टिक की कुर्सी तोड़ता दिखा तो कोई लाठी लेकर वहां तोड़फोड़ मचाता नजर आया। बताया गया कि काफी देर तक टोल प्लाजा पर बदमाशों ने तांडव मचाया। इस घटना के बाद पुलिस ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। यही नहीं, बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है। इधर भोपाल में बिन बुलाए शादी में आकर खाने पर एमबीए के एक छात्र को बर्तन धोने पड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो जूठी प्लेट धोता दिखाई दिया, जबकि उसके पास खड़ा एक आदमी उसे बार बार प्लेट अच्छी तरीके से धोने के लिए कहता रहा। फ्री में खाना खाने की सजा क्या है? दो अच्छे से दो जरा। बिन बुलाए शादी में खाना खाने पहुंचे उस लड़के से कई प्लेटें धुलवाई गईं। हालांकि लड़के से खाने के बदले बर्तन धुलवाने के बाद उसे जाने दिया गया। बताया गया कि लड़का इस शादी समारोह में चुपके से खाना खाने पहुंचा था, लेकिन आयोजकों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उससे सजा के तौर पर बर्तन धुलवाए गए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी।
उन्होंने जमीन में छिपाकर रखे गए 2 आईडी को डिफ्यूज कर दिया। ये बम जवानों को निशाना बनाने के लिए रात में रखे गए थे, जिसे सर्चिंग के समय सुरक्षा बल के जवानों ने ढूंढ निकाला। जैसे ही जमीन के अंदर किसी चीज के छिपे होने का जवानों को शक हुआ, उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। बताया गया कि उन्हें वहां से 2-2 किलो के 2 बम मिले, जिसे जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। बम को डिफ्यूज करने के समय धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। बताया गया कि एक दिन पहले इसी इलाके में माओवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई थी। ब्रेक के बाद लौटते हैं।